व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट और उम्दा तरीके की बात यहाँ पर बोली गई है। आज है संडे, संडे को फंडे बनाते हुए स्टडी डे भी बनाएंगे। काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा, जिससे कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया इंप्रूवमेंट कर पाए, अपनी लाइफ को और ज्यादा प्रोडक्टिव बना पाए। बात की जा रही है विचारों को पढ़कर कोई परिवर्तन नहीं आता, विचारों पे चलकर ही परिवर्तन आता है। आप लोग अगर मेरा लेक्चर देख रहे हैं काफी लंबे समय से, तो आप लोगों को पता होगा सुबह और शाम 2 वीडियो आती हैं और दोनों वीडियो में मैं मोटिवेशनल कोट डिस्कस करता हूं। पर लेकिन आप लोग ये बताइए, आप लोगों ने आए मोटिवेशनल कोट सुनी, उसके बाद में चले गए, और भी दुनिया भर की कई सारी कोटेशन आप लोगों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ी होगी। क्या रियलिटी में आप लोगों की लाइफ में कोई चेंज आया? आप लोगों ने दुनिया भर के मोटिवेशनल लेक्चर सुने होंगे, 2 तो मैं ही देता हूँ सुबह शाम। क्या किसी की लाइफ में चेंज आया? बहुत बड़ा की लाइफ में चेंज आ गया होगा। देखिए, ऐसा कभी नहीं होता है कि आप लोगों की लाइफ में जो है एकदम आप लोग सुनोगे आप लोगों की लाइफ में जो है वो चेंज आ जाएगा। और कई सारे बच्चे बातें बोलते भी हैं कि सर ऐसा लगता है कि जिंदगी जो है मतलब पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रही है। डेली मोटिवेट होते हैं, फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो जिंदगी ना बिल्कुल एक जो घड़ी होती है ना उसकी तरीके से है। जैसे से घड़ी की सुई है, टिक 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 करके चलती रहती है और वो आगे बढ़ती रहती है, कभी रुकती नहीं है। अपने दिल पर हाथ रख के देखो, ये जो धड़कन है दिल की हमेशा चलती रहती है, और ये जब भी रुकती है जब इंसान रुक जाता है, इनके इंसान निकल जाता है। तो इसी तरीके से आप लोगों की जिंदगी भी है। आप लोगों को उस पाथ पर चलना पड़ेगा। आप लोगों को मैं मोटिवेशनल कोट दे रहा हूँ, मोटिवेशनल लेक्चर दे रहा हूँ, आप लोग कहीं और भी बहुत सारे सुनने, एक से एक धुरंधर है मोटिवेशनल के लेक्चर देने वाले। पर लेकिन क्या आप लोगों की लाइफ में चेंज आता है? वो आप लोग सुनते हैं फिर भूल जाते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप लोग उसका 1% भी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते। ठीक है, जैसे कि अगर लाइफ में आप लोगों ने जो भी बात सुन ली, अगर उसमें जो भी आप लोग सुनने बैठे हैं, अगर आप लोग उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिंदगी में कि हाँ यार आज कम से कम इतना तो इंप्लीमेंट करना ही करना है, वो चीजें होती हैं जो रियलिटी में जिंदगी में चेंज लेके आती हैं। पर लेकिन अगर सुना और आगे बढ़ गए तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया चल रही है, सोर्स देख लो आप लोग, कितनी सारी मोटिवेशनल कोटेशन तो आप लोगों को सोर्स पर मिल जाती हैं। ठीक है, 1-1 मिनट की रहती है, 1000 देख लिया आप लोगों ने बैठ के, उसके बाद में सर में दर्द हो गया, टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये तरीका नहीं होता है जिंदगी जीने का। ठीक है, हमेशा अपने आप को समझो और अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कोई पर्पज आप लोगों को देना पड़ेगा। अगर आप लोग मोटिवेशन कोटेशन में पर्पज ढूंढ रहे हैं तो ये उसमें से मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, तो ये कभी नहीं होने वाला है जब तक अंदर से ना है ना। जैसे आज बताऊं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। चलिए, लेक्चर क्यों लेट हो रहा है। देखिए, मैं ना सुबह जो है लगभग 5 बजे करीब में है रूम पे पहुंचा हूँ। ठीक है, फ्लाइट थी तो रूम पे आया हूँ। काफी मतलब रूम पे क्या, अभी मतलब अपनी सिटी में तो नहीं हूँ जहां पर मुझे जाना है, अभी इधर उधर चक्कर चल रहे हैं। तो ये बेसिकली मुझे रहता है कि कुछ भी हो जाए, लेक्चर मतलब मेरी वजह से कम लेक्चर लेट ना हो। कोई इंटरनेट का इशू हो गया, माइक का इशू हो गया, लैपटॉप का इशू हो गया, वो समझ में आता है। अभी जैसे फ्लाइट लेट आई, उसकी वजह से जैसे लेक्चर थोड़ा आज लेट हो रहा है, ये समझ में आता है। पर लेकिन मेरी खुद की वजह से लेक्चर लेट हो जाए, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, कि मैं सोता रह गया, लेक्चर लेट हो गया। ठीक है, मेरी लापरवाही की वजह से लेक्चर लेट हो गया, वो मेरे हाथ में नहीं है। जबकि फ्लाइट जो थी वो खुद मतलब अपने आप जो है लगभग 1.5 से 2 घंटे लेट हो गई। मुझे लग रहा था कि टाइम पे पहुंच जाऊंगा, पर लेकिन फ्लाइट लेट हो गई काफी। ठीक है, तो फिर एक तरीके से जहाँ पे मतलब अभी जो लेक्चर रिकॉर्डिंग चल रही है, तो पर्टिकुलर एक होटल से है, तो इस तरीके से वहां पे जा रहा हूँ। तो उससे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मतलब कि ये वो एक रीजन बना जिसकी वजह से लेक्चर थोड़ा लेटर है। पर लेकिन आज की डेट में अगर मैं अपनी तरफ से बोलूं तो मुझे ये रहता है कि मैंने कहा लेक्चर टाइम पे आना चाहिए, मेरा कोई रीजन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने साइड से कभी भी कोई अपनी लापरवाही अपनी पढ़ाई में आप लोगों को नहीं रखनी चाहिए। आप लोगों को हमेशा उसके लिए डेडिकेशन रहना चाहिए अंदर से, और ये अंदर से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप बोलते हैं हाँ करेंगे यार हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए चीजें। ठीक है, ये इस तरीके से चीजें आप लोगों को लेकर चलनी है। और लेक्चर कभी ऐसा लगेगा आप लोग स्किप हो गया, बड़े ही थोड़ा लेट हो गया, कई हजार रीजन हो जाते हैं लेट होने के, पर लेकिन लेक्चर आएगा जरूर। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से अपने आप पे फोकस कीजिए, और हर एक नया दिन आप लोगों को एक नई अपॉर्चुनिटी देता है, वो आप लोगों को नया कुछ सिखाकर जाता है। अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उससे रियलिटी में क्या क्या कितना कुछ सीखने वाले हैं। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है, काफी कुछ शानदार डिस्कस करूंगा इसके बारे में। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी चीज है जो कि इतनी ज्यादा न्यूज में रही है, शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कोई इतनी न्यूज में रही होगी। रीजन क्या है? रीजन एक नहीं है, रीजन 1000 में आप लोगों को बताने वाला हूं। जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अभी रिसेंटली न्यूज में रही है, उसमें जो एक बहुत बड़े वाला रीजन था, जो कि आप लोगों ने नॉर्मली सुना भी होगा, कि जो WHO के थ्रू बोला गया कि एक तरीके से जो वैक्सीन है उसका मुद्दा उठा वहां पर, कि वैक्सीन जो है उसके आप लोगों ऊपर से पेटेंट हटा दीजिए। ठीक है, उस टाइम पर आप लोगों ने सुना खूब इसके बारे में।
इसी के साथ में आप लोगों ने डब्ल्यूएचओ के बारे में और सुना होगा यहाँ पर, जब यहाँ पर देखिए एक तो हो गया पेटेंट वाला मुद्दा, ठीक है, एक इसी के साथ में चला है सब्सिडी वाला मुद्दा। जैसे अलग अलग कंट्री जो है सब्सिडी देती है, उसकी वजह से भी डब्ल्यूएचओ कई बार न्यूज में आता है, वो भी एक आप लोगों को इश्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा जो सब्सिडी वाला हो गया। तीसरा एक अभी मुद्दा आप लोगों ने देखा होगा जिसको बोलते हैं ग्लोबल मिनिमम टैक्स, यानी कि जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो अलग अलग कंट्री अलग अलग लगाती हैं। अपने यहाँ पर अलग अलग बाहर की कंट्री आए हैं, बेसिकली वो व्यापार करने हैं, उनको टैक्स कम देना पड़े। हर एक इंसान चाहता है टैक्स कम देना पड़े, अगर टैक्स कम लगेगा आराम से उनका प्रॉफिट अच्छा होगा। तो वहां पर भी आप लोगों को डब्ल्यूटीओ है वो न्यूज में आता हुआ नजर आया। अभी हमारा जो चक्कर है डब्ल्यूटीओ का फिर से पड़ गया है, वो क्या है, अभी आप लोगों को पता है रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। तो उस रसिया और यूक्रेन की लड़ाई के चलते हमारी कंट्री को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम बेसिकली गेहूं को एक्सपोर्ट करें। तो हम लोग गेहूं को एक्सपोर्ट कैसे करने जा रहे हैं, किस प्राइस पर एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो उसके चलते भी यहाँ पर ये आ गया कि हम लोग एक पता चला बहुत ही मिनिमम प्राइस पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो दूसरी कंट्री है जो आज के दिन में गेहूं चावल ये दूसरी चीजें एक्सपोर्ट कर रही हैं, उनको दिक्कतें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसके चलते फिर से यहाँ पर ये अभी रिसेंटली न्यूज में आ गया है। और आप लोगों को एक आर्टिकल याद होगा जो मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि हमारी कंट्री में जो किसान है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उस टाइम पर मैंने आप लोगों से एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि किसान है ये बोले कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम लोग को चाहिए दूसरी क्रॉप्स के ऊपर भी, ठीक है। तो इसके चलते और ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसको फिक्स कर दो कानून के थ्रू, यानी कि कानून लेकर आओ पार्लियामेंट में पास करके और मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेकर आओ। तो उस टाइम पर भी उस आर्टिकल में आप लोगों को अगर याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो मैंने ये बोला था कि डब्ल्यूटीओ जो है वो ये बोलता है बेसिकली आप लोग इस तरीके से चीजों को फिक्स नहीं कर सकते और इतने लो रेट पर आप लोग अपनी कंट्री में चीजों को प्रोवाइड नहीं करा सकते। इससे क्या होता है, जो बाहर की कंट्री को यहाँ पर सामान बेचने आती है उसका सामान फिर कोई नहीं खरीदेगा जब आप लोग 2-2, 3-3 रुपए किलो के हिसाब से आप लोगों को चावल दाल ये सब चीजें प्रोवाइड कराओगे। तो इससे क्या होता है, एक ट्रेड का डिस्टोर्शन होता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना ही इसलिए गया था ताकि ट्रेड का डिस्टोर्शन न हो। तो उस टाइम पर यहाँ पर हमारी कंट्री में देखिए कई सारे लोग बोलते हैं कि क्यों नहीं हमारी कंट्री में सब्सिडी को लेकर कानून लेकर आया जाता। तो हम लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर भी जवाबदेही रहती है कि हम लोग कितना आज के में अपनी कंट्री में सब्सिडी दे सकते हैं, कितनी चीजों को हम लोग उस पैटर्न में लेकर चल सकते हैं। अगर उसके बाहर जाएंगे तो कोई सी दूसरी कंट्री जो है वो हम लोग को डब्ल्यूटीओ में लेकर चली जाएगी और डब्ल्यूटीओ में ले जाने के बाद में हमारे ऊपर केस चलेगा कि आखिर हम लोगों ने इंटरनेशनल जो कानून है उनका उल्लंघन क्यों किया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डब्ल्यूटीओ फिर से न्यूज में आ जाता है। तो यहाँ से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ जो है वो कितना न्यूज में है। और इसी के चलते यहाँ पर इसके बारे में कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी वैक्सीन वाले मुद्दे के बारे में आप लोगों को बताइए, वो आप लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोगों ने बोला कि पेटेंट जो है वो वैक्सीन से हटाना चाहिए, तो उसके चलते यहाँ पर हो। और यहाँ एक और इंपोर्टेंट डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड न्यूज थी। एक डब्ल्यूटीओ की न्यूज यहाँ पर अभी रिसेंटली ये थी कि डब्ल्यूटीओ की जो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी जो यहाँ पर जनेवा में होने वाली थी, तो उसके चलते भी यहाँ पर बात चल रही थी कि उसको एक तरीके से शेड्यूल किया जा रहा है कि उसको बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो पोस्टपोन की गई थी यहाँ पर ये, तो ये भी आप लोगों ने यहाँ पर देखी थी, पहले पोस्टपोन हो गई थी कोविड-19 के चलते। उसकी वजह से भी यहाँ पर डब्ल्यूटीओ जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। यानी कि डब्ल्यूटीओ इतनी वजह से न्यूज में है कि मैंने आप लोगों को हजारों रीजन बता दिए और ग्लोबल मिनिमम टैक्स वाला मैंने आप लोगों को बता दिया। ये G20 कंट्री के द्वारा ये बोला गया है कि एक ग्लोबल लेवल पर मिनिमम टैक्स लेकर आओ, जिसके चलते डब्ल्यूटीओ फिर से यहाँ पर न्यूज में था। तो इसलिए मुझे लगता है कि डब्ल्यूटीओ इतना आप लोगों को बता दिया और आज के फ्रंट पेज पर डब्ल्यूटीओ है, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ के बारे में पहले आप लोग थोड़ा पढ़िए और जितने भी स्टेट पीसीएस और ईपीएफओ का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन बना बहुत ही आराम से आप लोगों से पूछा गया कि डब्ल्यूटीओ की फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन है, जो भी एक महिला बनी है और वो किस देश से आती है। तो इनका नाम है, नाइजीरिया की है बेसिकली, इनका नाम है नकोजी ओंकोजो-इवेला। तो ये एक नाइजीरियन पर्सनैलिटी है जो अभी डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल बनी है और ये रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में भी रही यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल थी यहाँ पर ये, वो भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, ठीक है, जहां पर इतनी ज्यादा दिक्कत वैसे ही देखने को मिलती है। तो इसके चलते डब्ल्यूटीओ के बारे में आप लोगों से बात करता हूँ। एक क्वेश्चन जो बड़ा ही फेवरेट है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा उस क्वेश्चन के बारे में, डब्ल्यूटीओ के बारे में, GATT क्या है यार। तो इसको बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो मतलब डब्ल्यूटीओ का पापा, ये मम्मी जो भी आप लोग लगे छोटे हुए, क्योंकि एक ही है यहाँ पर, ये ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मम्मी पापा कौन हो गया, मतलब पेरेंट है ये बेसिकली डब्ल्यूटीओ के। इससे डब्ल्यूटीओ को निकाल कर लाया गया, जो कि आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली जब पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं हमेशा पेरेंट्स का नेक्स्ट वर्जन होते हैं। नेक्स्ट वर्जन मतलब जो चीजें पेरेंट्स के पास में नहीं होती वो कई बार बच्चों के पास में देखने को मिलती हैं और कई बार तो पेरेंट्स अपना दिल निकाल कर बच्चों को दे देते हैं कि मेरा बच्चा कुछ कर लेगा। बच्चे हैं कि उसकी कदर ही नहीं करते हैं, वो एक अलग बात है। तो ये फंडा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जो GATT है यहाँ पर, ये वो बेसिकली क्रिएट किया गया था 1947 में और इंडिया जो है GATT का भी पार्ट था। अभी फिलहाल जो हम लोग फॉलो करते हैं वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और GATT में क्या डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को आगे बात करूंगा। वैसे यहां पर जैसे GATT से जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात चलती है यहां पर WTO की, तो ये उरुग्वे राउंड था। उरुग्वे राउंड होता 1986 से लेकर 1994 तक का यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर WTO के क्रिएशन का प्रोसीजर चला और फिर यहाँ पर जाकर 1994 में मार्कस एग्रीमेंट हुआ जो कि मोरक्को के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ से फिर एक WTO नाम की ऑर्गेनाइजेशन निकाल कर लेकर आए 1995 में। तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1995 में WTO बनाया गया था। अच्छा, नीति आयोग जो बनाया गया हमारी कंट्री ने प्लानिंग कमीशन से निकालकर, वो किस डेट में बनाया गया था इसको आप लोग एक बार देखिएगा। ये यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया गया, नीति आयोग बेसिकली किस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस करके है, ठीक है। यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, समझ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन ही बनते हैं कई बार बहुत हल्के हल्के से, प्यारे प्यारे से, पर लेकिन आप लोगों को बेसिक नॉलेज मांगता है यूपीएससी। अगर आप लोगों के पास में नहीं है तो फिर बोलेगा कि टाटा बाय बाय सी यू टुमारो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं WTO के बारे में। तो WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर एक तरीके से ट्रेड से रिलेटेड, ट्रेड मतलब व्यापार से रिलेटेड जो कानून है उनको मेंटेन रखने का काम करती है। मेन डिफरेंस क्या है GATT और WTO में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। GATT था वो बेसिकली गुड्स में ओनली बेसिकली एक तरीके से चीजों को कवर करता था, यानी कि कोई सामान मैंने बना दिया उसको मार्केट में ले जाकर बेच रहा हूं तो ये गुड्स हो गया एक तरीका। तो GATT है गुड्स के बारे में काम करता था। पर लेकिन जब बात करते हैं WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्जन हो गया, यानी कि जो रजनीकांत का रोबोट सिटी 2.0 तो वो वाली बात हो गई यहाँ पर। तो ये सर्विस में भी करता है, इसी के साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी करता है और यहाँ डिजाइन इन्वेंशन इन सब में भी करता है। तो यानी कि ये और बहुत सारी चीजें कवर करने लगा। तो इसके चलते WTO जो है वो काफी एक पावरफुल वेपन बन गया इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड को मेंटेन रखने के लिए। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कई बार जो वनडे टाइप के एग्जाम है उनमें आप लोगों से यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, क्योंकि कल को अगर क्वेश्चन बन जाए तो अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी आप लोग आंसर न दे पाए तो कोई मतलब नहीं बनता है। WTO जो है यहाँ पर ये 164 मेंबर है इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, 23 ऑब्जर्वर हैं जिसमें आप लोगों को कई सारी जैसे गवर्नमेंट भी देखने को मिलेगी, ईरान, इराक, भूटान, लीबिया, ये सारी। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है 1947 से GATT का, और आगे WTO के साथ में भी हम लोग मेंटेन है। तो ऐसा कुछ आप लोग यहाँ पर नजर आएगा। WTO का अगर वर्किंग प्रोसीजर आप लोग समझोगे तो एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है इसके अंदर में, जिसके अंदर फिर आप लोगों को जलकर जनरल काउंसिल देखने को मिलेगी। जनरल काउंसिल में यहाँ पर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है और यहाँ पर ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी होती है, और इसके अंदर चलकर फिर आप लोग यहाँ पर गुड्स काउंसिल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल और सर्विस काउंसिल, यानी कि मैंने बोला ना पहले जो GATT था वो ओनली यहाँ पर इसको देखा करता था, पर लेकिन यहाँ पर अभी नई और भी चीजें ऐड हो गई जब ये WTO बन गया, यानी कि इसका दायरा जो है वो बढ़ा दिया गया। अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में यहाँ पर ये था जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है WTO की, उसके अंदर मेंबर की कई सारी कमी देखने को मिल रही थी और इसके आरोप लगाए जा रहे थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पर कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वहां पर प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं होने दे रहा है, जिसके चलते दिक्कतें देखने को मिल रही है। बहुत सारे इश्यू निकल कर आ रही थी, अपॉइंटमेंट भी नहीं हो पा रही है। तो कई सारी ऐसी बातें यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलती है। तो इसके चलते यहाँ पर WTO के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि यार WTO कैसा है, क्या ये ढंग से काम कर रहा है, ढंग से आगे इसको यूज किया जा सकता है। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, अमीरी और गरीबी में डिफरेंस आप लोगों को समझाता हूँ। एक टाइम ऐसा था WTO बनाया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली आज के डेट में जिसको बोल रहे हैं इसको पहले GATT बोलते थे। ये जो कंट्री है ना, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ये हमेशा से चाहते थे कि दुनिया में व्यापार ऐसे हो कि एक तरीके से ये एक तरीके से नहीं, एक जो प्रोडक्ट को बनाए और ले जाकर जो है वो गरीब देशों में बेचे और वहां से पैसा कमाए। ऐसी हरकतें इनकी देखने को मिलती थी। तो उस टाइम पर WTO की खूब वाहवाही करते थे, WTO वाओ क्या बात, शानदार बॉडी बना दी, WTO ये, WTO वो। पर लेकिन आगे चल के कैसा हुआ, उल्टी हो गई सारी, मतलब एक तरीके से एक पैटर्न उल्टा हो गया, 180 डिग्री शिफ्ट। वो कैसे, अब यहाँ पर चाइना जो एक डेवलपिंग कंट्री को एक तरीके से बोला जाता है और जो हमेशा सामान खरीदा करता था, दुनिया में सबसे बड़ा सामान खरीदने वाला देश। दूसरा इंडिया जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश, दुनिया में सबसे ज्यादा सामान खरीदने वाला देश। अब ये देश जो है ये बेचने वाले देश बनने लगे, इन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे जैसे इन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, वैसे वैसे जो अमीर देश हैं उनको खुजली होना स्टार्ट हो गई। उनको लगा यार ये तो वो बॉडी था जिससे हम लोग सामान बेचा करते थे इसके थ्रू, अब इसके रूल और रेगुलेशन हम लोगों ने उनके लिए बनाए थे, अब ये हमारे ऊपर ही बेसिकली हावी हो रहे हैं हमारे रूल और रेगुलेशन। तो इसके चलते कई बार यहाँ पर ये माना है कि WTO क्या सही से काम कर रहा है, क्योंकि एक साइड में तो WTO सैंक्शन लगाता है, एक साइड में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सैंक्शन लगा देता है अपने, मतलब यूएस से कई बार तो ये सोचता है कि ये जो बड़ी है ना, UN हो गया, WTO हो गया, मैं इनसे भी उड़ाऊं। रीजन क्या है, रीजन ये है पैसा।
क्योंकि पैसा जो है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा पैसा वो देता है, और जिसकी लाठी उसी की भैंस। गरीब देश जो है वो पैसे के सामने झुके रहते हैं। चाइना के सामने क्यों झुक जाते हैं सारे जाकर? इतना पैसा जिसकी कोई इंतहा नहीं है, जाकर सबकी झोली में फेंकता रहता है, कह रहा है मुझे लो, तुम भी दो चार छींटे तुम्हारे ऊपर भी डाल देता हूं। तो इसके चलते यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर साउथ अमेरिका के अंदर फोल्क आइलैंड का जो इशू है चाइना ने उठवा दिया यहाँ पर वो, ठीक है, अर्जेंटीना से बेसिकली यूके को मिर्ची लगाने के लिए। तो इस तरीके की हरकतें चलती हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जब आप लोग जाकर देखोगे तो ये जरूरी है इंटरनेशनल लेवल पर बैलेंस बनाने के लिए, पर लेकिन रियलिटी में क्या ये बैलेंस बनाने के काबिल है, ये बैलेंस बना पाता है? तो वो एक अलग से मुद्दा निकल कर आता है। अभी अगर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो यहाँ पर बेसिकली इन्फोर्स करने की बात की जा रही है रूल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि एक तरीके से सेट किया जाए रूल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये इसका काम रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक तरीके से नेगोशिएट करना और मॉनिटर करना, ट्रेड किस तरीके से आगे लेकर चलना है उसको ढंग से लेकर चलना, कोई इशू हो गया तो उसको डिसोल्व करना। यहाँ पर बेसिकली क्या रहता है, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो डिस्प्यूट यानी कि जो लड़ाई होने वाली है, तो जो डिस्प्यूट होता है इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। कई बार ये सोल्यूशन नहीं निकल पाता है, और सोल्यूशन दे भी दे तो सामने वाला मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये इशू यहाँ पर निकल कर आता है। ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करें, डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करें, इसी के साथ में बात की जाती है यहाँ पर कॉर्पोरेट, जो एक तरीके से कोऑपरेट करना विद इंटरनेशनल जो इकोनॉमी कैसी चल रही है उसके बारे में बात करते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे मैनेज करना है, डेवलपिंग देश जो कि अभी अपनी जैसे जैसे तैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं उनको किस तरीके से आप लोग यहाँ पर सही तरीके से ले सकते हो। तो ये भी यहाँ पर बेसिकली WTO की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर WTO ये काम नहीं करेगा तो फिर और कौन करेगा? तो इसके चलते हैं, पर लेकिन कई सारे चैलेंजेस आप लोगों को WTO को देखने को मिलेंगे। देखिए फिर से मैं बोलता हूं, अगर यूपीएससी कल को एग्जांपल के तौर पर आप लोगों से पूछ रहे WTO को क्या क्या चैलेंज है, यूनाइटेड नेशन को क्या क्या चैलेंज है, तो आप लोगों को कुछ चीजें मिलती जुलती से यहाँ पर नजर आ जाएगी, ठीक है। कई बार कई सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, उसकी वजह से UN सोल्व नहीं कर पा रहा है तो दिक्कत हो रही है। जैसे अभी चाइना और जैसे यूएसए में लड़ाई चल रही थी, ट्रेड वॉर चल रही थी, उस टाइम पर दुनिया भर के जो टैरिफ है चाइना ने यूएसए पे लगाए और यूएसए ने चाइना पर लगाए। डोनाल्ड ट्रंप जो है बार बार खेल रहे थे और ये बोले थे लोग कि कोल्ड वॉर का एक नया वर्जन आ गया, ये न्यू कोल्ड वॉर उसको बोलने लगे लोग। रियलिटी में क्या है निकल के, रियलिटी में यहाँ पर WTO को बोला गया यार चीजों को सुलझा दे। WTO बोला मेरी कोई सुनता नहीं है। फिर बोले कि तू कर क्या रहा है यहाँ पर जब तेरी कोई सुनता नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है अपना भी और लोगों को भी तो निकलते हैं यहाँ से। तो कई बार ऐसे इशू देखने को मिलते हैं, यानी एक तरीके से एक जो ये सारे छोटी छोटी कंट्री के ऊपर तो पूरा दाब दिखा देंगे ऐसे तरीके से कि पता नहीं कितना काम करते हैं, लेकिन जब इनके बाप आते हैं बड़ी बड़ी कंट्री तब ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चुप बैठी रहती है, क्योंकि उनको पता है बोलेंगे तो तुम्हारा गला घुट जाएगा, कल को पैसे देना बंद कर देगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने किया भी, WHO के साथ में कर दिया ऐसे ही, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं ट्रांसपेरेंसी कोई रहती नहीं है, मतलब अमीर देश जो है अपना चलाते हैं बिल्कुल ऐसे ना, जैसे अगर बात करें अपने देश की, बताता हूं आप लोगों को, इतने सारे लोग जो है आज के दिन में जेल में बंद है, कई सारी कंट्री के, अगर छोटी छोटी कंट्री उनकी पॉपुलेशन आप लोग देखते हैं, पर लेकिन आप लोगों को बताऊं उनमें मैक्सिमम वे हैं जो गरीब तबका सोसाइटी का, जिनका अपनी बेल कराने के पैसे नहीं है, ठीक है। वरना ऐसे सलमान खान टाइप के जो जाते भी नहीं है, ठीक है। कोई अगर फैन है तो वो बुरा मत मानना, पर लेकिन रियलिटी है एक रात रुक के आता है लोग, मतलब कि लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और पता नहीं क्या क्या कर रहा है, पर फिर भी पैसा है तो चल रहा है जिंदगी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में ई-कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रेड के बारे में बात की है तो ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर ये काफी एरिया में बढ़ रहा है। अगर बात करें पिछले कुछ सालों में काफी अच्छे लेवल पर ये चीजें बढ़ रही हैं, तो उसको कैसे लेकर चलना है। और एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट तो WTO के नाक में हमेशा दम करके रहता है। एक कहावत आप लोगों ने सुनी, नाक में नकेल कर रखी है, तो इसने तो नाक में नकेल कर रखी है, ये हर बार यहाँ पर इसके पास में आकर बैठ जाता है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसके चलते आप लोग यहाँ पर चीजों को समझ सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये वो इशू है जो कि बार बार WTO के सामने आते हैं, और WTO बार बार बोलता है कि सॉरी मैं आप लोगों की हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। वो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में कुछ बातें आप लोग समझ सकते हैं। एक और रीजन की वजह से WTO है वो अभी रिसेंटली काफी न्यूज में था, उसमें यहाँ पर ये बोला गया कि इंटरनेशनल लेवल पर कैसे आप लोगों को बेसिकली डिजिटल चीजों को आगे लेकर चलना है, ठीक है। उसमें भी बात की गई थी। अच्छा, एक रिपोर्ट कई बार पूछी जा रही है यहाँ पर, हालांकि WTO की नहीं है, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा पब्लिश की जाती है एक रिपोर्ट जिसको बोलते हैं UNCTAD, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और ये डिजिटल रिपोर्ट थी 2021। ये भी यहाँ पर काफी बड़ा इशू बना हुआ था, उस टाइम पर भी WTO न्यूज में था। यहाँ पर ये बोला जाता है कि यहाँ पर की डेट में क्या हम लोग को इंटरनेशनल लेवल पर जो डिजिटल डेटा है वो फ्लो होना चाहिए एक देश से दूसरे देश में। समझाने के लिए बोलता हूँ, जैसे आप लोगों ने सबने पेटीएम ले रखा है, आप लोगों ने सबने व्हाट्सएप, सबने इंस्टाग्राम, सबने टेलीग्राम ले रखा है। कल को ये जो कंपनी है ये सारा डेटा आप लोगों को सेव करके रखती है, आप लोगों का नाम हो गया, ID वगैरह, फोन नंबर वगैरह, ये सब चीजें। और इवन आप लोग मैसेज किसको भेज रहे हैं उसको भी स्कैन कर अपने पास में रखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं इनके लिए जिसको यूज कर सकते हैं। अब आप लोग ये समझिए सारी पर्सनल चीजों पर आप लोग की नजर रखते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए आप लोगों ने कल को चलकर पेमेंट के लिए कोई पर्टिकुलर ऐप है, जैसे गूगल पे हो गया, ठीक है, उसमें एक ATM की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने डाल दी, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों ने सारा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ये बैंक अकाउंट अटैच कर दिया। कल को ये सारा डेटा वो बोल रहा है गूगल पे मैं तो भाई साहब जाके अमेरिका के अंदर सेव करूंगा,
इंडिया बोल रहा है अमेरिका के अंदर वो सेव करोगे, हमारा डेटा है हमारे ही देश में सेव होना चाहिए, हमारे देश से बाहर जाना ही नहीं चाहिए। पर लेकिन क्या रियलिटी में आप लोग चेक कर पा रहे हैं कि ऐसा हम लोग रोक भी पा रहे हैं? नहीं, ये पता चला सारा डेटा लेकर जा रहे हैं, ठीक है, उसको एनालाइज कर रहे हैं, हमारी कंट्री में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिर उसको यहाँ पर आकर देख रहे हैं, तो उसी हिसाब से प्रोडक्ट हमारी मार्केट में उतार रहे हैं। तो वो सारे इश्यूज आप लोग देखते हैं। तो उसी के चलते यहाँ पर बहुत सारी कंट्री ऐसी थी जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, सिंगापुर और यूनाइटेड स्टेट, उन्होंने बोला ठीक है चल दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं, इसको अलाउ कर देते हैं। पर लेकिन बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जैसे इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, रवांडा, रशिया फेडरेशन, तुर्की, सऊदी अरेबिया एंड वियतनाम, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई साहब ऐसा नहीं करने देंगे। इवन हमारी कंट्री की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मना कर दिया, वो कह रहा है कि भाई साहब चल क्या रहा है, हमारा डेटा हमारे देश में होना चाहिए, आप कैसे ले जा सकते हैं ऐसे। तो बहुत सारे ऐसे इशू थे जिसकी वजह से फिर से यहाँ पर बार बार चीजें न्यूज में आ रही थी। तो ये पूरा आर्टिकल मैंने ऐसे पढ़ा दिया कि आप लोग की बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन भी कवर होगी, पूरे इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं इसके साथ में, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इसके सामने, ये सारी बातें आप लोगों के माइंड में क्लियर रहेंगी, कभी भी आप लोग इनको नहीं भूलोगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बताइएगा, उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं। पीडीएफ जरूर डाउनलोड करना है यार, पीडीएफ में और भी कई सारी चीजें डाल देता हूं मैं, जिसकी मुझे लगता है कि पहले पढ़ा भी रखी है, रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही रहेगी, और इसी के साथ में आगे भी आप लोग चीजों को अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे। और पीडीएफ कहां से जाकर डाउनलोड करनी है, ये है टेलीग्राम ग्रुप, जहां से आप लोग पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठी मिल जाती है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों के माइंड में। और इसी के साथ में यहाँ पर और भी कई सारी चीजें शेयर की जाती हैं, जैसे कि आप लोग टेलीग्राम पर जाएंगे, यहाँ पर ये है आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग पे कल जो है आप लोगों का बेसिकली ये तो सॉरी एसएलवी पीडीएफ हो गया, जहाँ पर आप लोगों को नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा 13वां सेशन आप लोगों का हो गया था। सैटरडे और संडे में बेसिकली यहाँ पर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पर कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। बाकी आप लोग जरूर याद रखिएगा, आंसर राइटिंग के ग्रुप में आप लोग जा सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को रेगुलर अपना आंसर देखने को मिलता है। जैसे कल जो है आप लोगों को यहाँ पर ये क्वेश्चन भी था आप लोगों के सामने, ठीक है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। उसी के सामने कल जो था निमन था, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर, तो ये निमन था जो कि यहाँ पर यूपीएससी में ही पूछा गया है। ये जो भी आप लोगों को देता हूँ ना ये लिखने के लिए एस्से वगैरह, तो यूपीएससी में ही पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग जरूर देखा कीजिए। कई सारे बच्चे जो हैं रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं, अपने क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ पर अपने क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, और इवन जो वीडियो के अंदर भी क्वेश्चन पूछते हैं ना वो भी पोस्ट करते हैं। और इसी के साथ में कई सारे बच्चे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछे गए वीडियो के नीचे पोस्ट करते हैं, तो अच्छे से पार्टिसिपेट करके आप लोग यहाँ पर चीजों को अच्छे से लेकर चल सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद भी रख पाओगे, और कोई भी डाउट जो है वो आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से चीजों को लेकर चलिए, सही रहेगा, ठीक है। अभी एक आर्टिकल मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था यहाँ पर, बेसिकली ये आर्टिकल जो था 2 दिन पहले था, मैंने बोला था इसको डिस्कस करूंगा। ये फेडरलिज्म के बारे में। फेडरलिज्म क्या होता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बेसिकली ये होता है संघवाद का ढांचा, यानी कि मिलकर काम करना। जैसे मैं बोलता हूँ ना, मैं पढ़ाता हूँ यार आप भी थोड़ा सा मिलकर काम किया करो, तो रिविजन कर लिया करो चीजों का। तो एक तरीके से चीजों को उस तरीके से लेकर चलना कि एक तरीके से पैटर्न में चीज चलती रहे और दोनों की इज्जतें भी बनी रहे, ठीक है, ऐसा नहीं कि बेइज्जती हो रही है। तो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि फेडरलिज्म का मतलब होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब एक तरीके से बैलेंस बना के रखना। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा भारी होगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा भारी होगी। हमारा संविधान ऐसी कोई बातें करता ही नहीं है कि आप लोगों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। हमारा संविधान तो ये बोलता है कि आप लोग दोनों एक जैसे हो, ठीक है, आप लोगों को दोनों को मिलकर काम करना है। तो जब हमारा संविधान ये बोल रहा है तो हम लोग कैसे मान सकते हैं? तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता हूं, जहां से क्वेश्चन भी आप लोग बन सकते हैं। जैसे कि क्वाज़ी फेडरलिज्म, अगर आप लोगों ने सुना होगा कई बार ये शब्द, तो इसका मतलब है हमारा देश जो है क्वाज़ी फेडरलिज्म है, यानी कि ना तो यूनिटरी है पूरा और ना ही आप लोगों को पूरा यहाँ पर ये बेसिकली फेडरल देखने को मिलेगा। आधा आधा है, आधा आधा मतलब आधा इधर, ठीक है। जैसे कई सारे बच्चे बोलते हैं ना कि सर लेक्चर जो है ज्यादा बड़ा हो जाता है, थोड़ा छोटा कर दो। मैं कहा आधा देख लो। वो एक बच्चा कह रहा है सर आधा लेक्चर देख के काम चल जाएगा। मैंने कहा आधा ही क्यों देखना है, ठीक है, क्यों फालतू में टेंशन दे रहे हो शरीर को, अपनी बॉडी को, दिमाग को, आधा ही बंद कर दो, ठीक है। एक कह रहा है कि सर नैनो देखना जरूरी है क्या, हिंदू देख के काम चल जाएगा। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, चल तो रहा है, ठीक है, चलाते रहो, जब चल रहा है तो दिक्कत क्या है। देखो यार जितना कर रहे हो ना आप, अपने लिए सिलेक्शन आप लोगों का होगा, आप लोगों की लाइफ सेट होगी। मम्मी पापा के ऊपर भी आप लोग एहसान नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो अपनी जिंदगी चला रहे हैं अपनी अच्छे से। ये कंप्लीटली आप लोगों के लिए चीजें हैं, और आप लोग अपने लिए मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है तो दूसरों के लिए कैसे मेहनत करोगे यार, ये तो बताओ, ठीक है। तो वो चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, तो उसके ऊपर आप लोग फोकस करो थोड़ा सा। जिंदगी आप लोगों को अच्छी जीते हुए आप लोग नजर आओगे, तो कोशिश करो कि जो काम दिया जा रहा है कम से कम उसको कंप्लीट करो, अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज करो। फेडरलिज्म के जो फीचर है वो यूनिटरी भी है। आप लोग को हमारी कंट्री में जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने यूनिटरी बना दिया था 1975 से लेकर 77 तक। क्या इमरजेंसी लग गई, प्रेसिडेंट रूल लग गया, यूनिटरी बन गया। तो इसलिए हमारी कंट्री जो है वो सेमी फेडरल स्टेट है या फिर क्वाज़ी फेडरल उसको बोलते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोफेसर है जिनका नाम है केसी वेयर, उनके द्वारा सबसे पहले ये बातें बोली गई थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्क्राइब किया गया फेडरलिज्म जो स्ट्रक्चर हमारी कंट्री का, वो स्ट्रॉन्ग बेसिकली है थोड़ा सा एक तरीके से सेंटर की तरफ को, यानी कि सेंटर के हाथ में ज्यादा पावर है। ये कहां से निकल कर आते हैं सारी बातें अभी बताऊंगा आप लोगों को। क्वाज़ी फेडरल जो है यहाँ पर ये स्ट्रक्चर गवर्नमेंट एक तरीके से यूनिटरी और दोनों आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, नेशनल इमरजेंसी लगी, उस टाइम पर भी आप लोग बोल सकते हैं
अभी यहाँ पर अगर बात करें एक पर्टिकुलर आप लोगों को 7 शेड्यूल देखने को मिलते हैं। इसमें 3 लिस्ट है, एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट। तीनों में अलग अलग टॉपिक है। सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल कानून बनाया गया, स्टेट में स्टेट कानून बनाया गया, पर जब कॉन्करेंट पर आएंगे तो उसमें ये बोला था कि यार सेंटर ने पहले कानून बना दिया तो स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, मतलब सीधे ये हो गया ना कि एक तरीके सेंटर को ज्यादा पावर दे दिया। तो शेड्यूल्ड में भी यहाँ पर आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी, थोड़ा सा टिल्टेड है हमारी कंट्री में कि हाँ सेंटर को थोड़ी सी ज्यादा पावर दे रखी है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं सेंटर के हाथ में ज्यादा पावर है। ये शेड्यूल काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पॉलिटी में मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया आप लोग हमेशा होना चाहिए। जैसे नेम एंड द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट आप लोगों को शेड्यूल देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर सेकंड शेड्यूल में क्या आता है, जो प्रेसिडेंट गवर्नर ये सब हैं इनके बेसिकली बात की जाती है, इनके जो पे इनके अलाउंसेस वगैरह होते हैं, जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उन सब के बारे में। थर्ड यहाँ पर क्या बात करता है, थर्ड जो शेड्यूल है यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर जो हो गए, जैसे इसी के साथ में कैग, एमपीज, एमएलए, इन सब के बारे में यहाँ पर बात की जाती है, इनसे रिलेटेड यहाँ पर ओथ कैसे ली जाती है। ठीक है, फोर्थ में आप लोग यहाँ पर राज्यसभा में सीट का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। फिफ्थ में यहाँ पर बात की जाती है कि कैसे आप लोग यहाँ पर कंट्रोल करते हैं शेड्यूल एरिया, मतलब फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल जो है यहाँ पर ये बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी के लिए काफी बड़ा फोकस करते हैं। आठवें शेड्यूल आप लोगों ने हजारों बार सुनाई है, इसके अंदर 22 लैंग्वेज होती है, पहले इसके अंदर 14 लैंग्वेज हुआ करती थी, पर लेकिन अब 22 लैंग्वेज हो गई हैं। वो कैसे कैसे हुई हैं, तो ये सारी यहाँ पर अमेंडमेंट करके की गई। सिंधी ऐड की गई थी यहाँ पर 21 अमेंडमेंट करके 1967 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुके हैं यहाँ पर, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, इनके बारे में कई बार बन जाता है। 71 क्वेश्चन अमेंडमेंट था 1992 में। बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली ये 1992 में, 2003 में। उड़िया का रीनेम किया गया यहाँ पर, बेसिकली उड़िया का रीनेम किया गया एज उड़िया। ठीक है, तो उड़िया का उड़िया कर दिया, तो 2011 का अमेंडमेंट किया गया। और इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है, इंग्लिश इज नॉट द लिस्ट ऑफ, एक तरीके से जो यहाँ पर ये ना ये 22 लैंग्वेज है, इसमें इंग्लिश इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, तो इंग्लिश इज नॉट इन द लैंग्वेज लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 22 लैंग्वेज में एक भी आप लोगों को अंग्रेजी देखने को नहीं मिलेगी। बाकी लिस्ट के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट कौन कौन सी है यहाँ पर, कौन सा लिस्ट हो रही, तो समवर्ती सूची जिसको आप लोग बोलते हैं, ये थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। तो यानी कि फेडरलिज्म का जब मतलब आप लोग देखते हैं तो ये चीजें आप लोगों के माइंड में क्लियर कट होनी चाहिए कि रियलिटी में बातें कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, किसके हाथ में ज्यादा पावर दे रखी है, सेंट्रल स्टेट मिलकर तो काम कर रहे हैं, पर लेकिन कितना मिलकर काम कर रहे हैं ये भी तो देखना पड़ेगा। कि पता चला सेंटर जो है दादागिरी चला रहा है, वैसे कोई नहीं है तो बोलते हैं हाँ यार ये काम कर रहा है, पर लेकिन जब ग्राउंड में जाकर देखोगे कि कितना काम कर रहा है तो वहां से आप लोग एक आइडिया समझ में आएगा। तो वो काफी ज्यादा जरूरी है, तो उसके चलते यहाँ पर फेडरलिज्म जरूरी है। जब यहाँ पर कहीं पर चेंज करना है तो सेंट्रल स्टेट को मिलकर काम करना चाहिए, वो बातें बोली जाती हैं। अभी यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर कुछ चेंज कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बेसिकली कहीं ना कहीं कैपिटल की जो गवर्नमेंट है वो चुनी हुई गवर्नमेंट है, तो उससे बातें करनी चाहिए थी, तब चीजों को आगे लेकर चलना चाहिए था, पर लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके बारे में अंदाजा रख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि कई दिनों से बचा हुआ था और आज है संडे, तो आज इसका मजा लूंगा मैं आप लोगों से काफी अच्छे से, और खासकर ये एक अवेयरनेस का भी आर्टिकल है, इसको तो आप लोग दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सीट बेल्ट के बारे में बात की जा रही है, जो आप लोग बांधते हैं ना, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें से फिर जो एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि आगे से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक गुब्बारा टाइप में निकल कर आता है। ठीक है, तो जो गुब्बारा होता है इसको एयर बैग बोलते हैं। तो एयर बैग के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, ये अभी हमारी कंट्री में रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में आ गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ओके, और हाँ यार एक छोटी सी और इतने सारे बच्चों ने इतने मैसेज कर रखे जिसकी कुछ नहीं है, और मैंने बताया कि जैसे कि मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो उसकी वजह से आप लोग ये मैसेज मेल भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, तो इतने सारे मेल मैं देख रहा था, इवन टेलीग्राम पर भी बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों ने बना के सेंड कर रखी है। थैंक्स अ लॉट यार, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। मतलब आप लोगों के लिए यार देखो, मैं ऐसे तो मतलब लेक्चर ही बना पाता हूँ, ऐसे तो कुछ नहीं हो कि मैं मतलब कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों ने एक तरीके से मिलकर आप लोगों से पार्टी की जाए, वो सब चीजें वो करेंगे कभी जिंदगी में। जिंदगी बहुत बढ़िया, टेंशन मतलब देखिए, उनको तो मैं एक बार जरूर मिलने वाला हूँ जिन जिनके सिलेक्शन हो रखे हैं। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ जिसका भी सिलेक्शन होता है तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर जरूर सेंड करना है। सिलेक्शन होता है जिसका भी, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सिलेक्शन किस एग्जाम में हुआ है ये जरूर करना, क्योंकि इन सब से जरूर मिला जाएगा एक बार। ठीक है, जिन्होंने मतलब जिन्होंने पढ़ा है और इसके साथ में सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं, मतलब अपना एक लेवल अचीव किया है। पैदा सब होते हैं, पैदा हो गए किसने एहसान काम किया है, पैदा तो सब होते हैं, हजारों लोग रोज पैदा हो रहे हैं। पैदा होने के बाद में आप लोगों ने जिंदगी में क्या किया नया, वो वाली इसलिए बात होती है। ठीक है, तो उनसे जरूर मिलना है। तो आप लोग अपना जब भी सिलेक्शन का भेजा कीजिए, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, छोटा बड़ा कोई एग्जाम नहीं होता है, आप लोग जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी करिए अच्छे से, उसका जरूर भेजिए आप लोग, क्योंकि वो सारी चीजें मैं उनकी लिस्ट बना रखा हूँ, बहुत ही सारे तो इकट्ठे हो रखे हैं मैंने, प्रॉपर एक लिस्ट में उनके नाम, ईमेल आईडी सारे डाल रखे हैं अलग से।
जब भी कभी कुछ चीज़ें इस तरीके से चलेंगी तो उनसे सबसे कांटेक्ट किया जाएगा। तो ये मेरा वादा है, इसको मैं हमेशा मतलब एक ध्यान रखता हूँ, इसको हमेशा पूरा किया जाएगा जब भी कभी मौका मिलेगा। जिस भी स्टेट में आऊँगा, अभी तो खैर मैं अपने हिसाब से कहीं भी निकल लेता हूँ, जहाँ पर मन करता है घूम लेता हूँ। पब्लिकली नहीं आता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार फिर वो ना, फिर एक मतलब जिस पर्पज़ के लिए मैं घूम रहा हूँ अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को लेकर, फिर वो डिफिट हो जाता है क्योंकि इतना टाइम लग ही नहीं पाता है। मान लीजिए कहीं पे गए, ठीक है, 3-4 घंटे के लिए, तो 3-4 घंटे के लिए कुछ वहाँ पे घूमना है, दिखना है, पर लेकिन अगर मिलने के लिए बैठ जाए तो फिर वो हो ही नहीं पाएगा। तो इसके चलते उसके लिए अलग से आना चाहिए फिर, तो वो वाली चीज़ें उसको बाद में देखेंगे, तो टेंशन मत लेना। पर हाँ, ये जरूर करना कि जो जो भी सिलेक्शन हो रहा है वो अपना जरूर भेजा करो मेल पे studyloverveer@gmail.com, ठीक है। तो वो है बेसिकली मेल, तो उस पर आप लोग भेज सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी विशेष बोल भेजी गई यार, उनके लिए रियलिटी में मैं दिल से आभारी हूँ आप लोगों का, जो इतना प्यार आप लोग दिखाते हैं। ये मतलब रेयर चीज़ें हैं, ठीक है। तो मतलब थैंक्स बहुत ही छोटी सी एक तरीके से इसके लिए एक आप लोग बोल सकते हैं, इसका रिप्लाई हो सकता है बहुत ही छोटा। आप लोगों का जो प्यार होता है वो रियलिटी में बहुत ही बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो एक तरीके से जो रियलिटी में मुझे हमेशा से अंदर से एक फील कराती रहती है कि यार मतलब एक इस लेवल पे मैंने कभी चीज़ें सोची नहीं थी। सोच रहे हो मतलब छोटा सा एक चैनल बनाया था, चलो यार किसी को फायदा हो जाएगा, चलो करते हैं चीज़ें स्टार्ट, पर लेकिन वो 1 मिलियन की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। और वो सिंगल हैंडेडली एक अकेला पर्सन उसको लेके चल रहा है इस तरीके से इतने दिनों से। मैं अकेला वीडियो बना रहा हूँ इस पर, आज तक किसी और की वीडियो यहाँ पर नहीं आई, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। जबकि बहुत सारे मेल भी आते हैं कि सर हम भी पढ़ा सकते हैं क्या, ठीक है। तो फिर वही चीज़ें रहती है, सामने वाला पढ़ा रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो फिर उसको भी कुछ पे करने वाली बात आती है, ठीक है। तो वो इतनी सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। मैं अपना ही काम चला लूँ, उसके बाद में फिर जो मुझे थोड़ा बहुत मुझे लगता है एक्स्ट्रा पैसे हैं, उनको दूसरों की हेल्प करने में जो भी मुझे लगता है मतलब जितना किया जा सकता है, तो नहीं वो बहुत बड़ा अंबानी हूँ मतलब, पर फिर भी चीज़ें पैर जितना लगता है अपने हिसाब से वो चीज़ें होती रहती हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैनेज करना भी एक तरीके से वो आप लोग ही वैसे हो पाता है, जो आप लोग इस तरीके से ना प्यार दिखाते हैं, तो वो मुझे बांधे रखता है। मैं कहीं जा रहा हूँ, आने के बाद में मतलब सर भारी हो रखा था, मैंने कहा कुछ नहीं, लेक्चर रिकॉर्ड करके लेटना, तो वो मेरे दिमाग में रहता है, ठीक है। तो जिससे लेक्चर रिकॉर्ड करने बैठता हूँ फिर वो भारीपन भी चला जाता है, ठीक है। अभी पहले तो लग रहा था जब लेक्चर रिकॉर्ड करने बैठा, मैंने कहा कर पाऊंगा, तो फिर बैठ गया आराम से। तो देखा होगा आप लोगों ने, वॉइस जो है ज़्यादा है तेजी से, मतलब फिर भी मतलब काम अच्छे से हो रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब ये लग रहा हो सोने वाला हूँ मैं जब क्या ले रहा हूँ बीच में, ठीक है। ये मतलब कि मैंने बोल दिया कि ठीक है नहीं हो पाएगा आज, तो वाली चीज़ें नहीं। तो बैलेंस बनता है वो आप लोग ही वैसे बनता है हमेशा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये आप लोगों का प्यार है, इसलिए कहता हूँ कि प्यार में बहुत ही ताकत होती है। इसलिए माँ बाप जो प्यार करते हैं ना, आप लोगों से कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है आप लोगों के लिए। तो प्यार एक बहुत ही ताकतवर वेपन आप लोग बोल सकते हो, जो कि दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, जबकि लड़ाई नहीं रखता है, हेट नहीं रखता है कभी, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, ज़्यादा फिलोसफी तो नहीं हो गई बोलने लगो कि सर तो बाबा बन गए चलो सही है, ठीक है। देखिए बेसिकली होता क्या है, अपनी जिंदगी ना हमेशा हमारे हाथ में होती है। आप लोग से गाड़ी में बैठते हैं, तो गाड़ी में अगर बराबर से बात करें, आप लोग देखते हैं ये एयर बैग है, इस तरीके से आप लोग देखते हैं। अगर ये एयर बैग रहते हैं, कई सारे लोगों की ये जान बचा पाते हैं। अगर ये इस तरीके से फ्रंट में से आप लोगों ने सुना होगा एयर बैग आते हैं, पर लेकिन क्या बैक साइड से इधर से भी एयर बैग लाए जा सकते हैं? तो उसी के बारे में बात की जा रही है। और इसके चलते हमारी कंट्री की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली अभी जो बजट हाउस में के अंदर बोला भी गया। एक टीचर थे जो पढ़ाया करते थे, ठीक है, तो इसलिए एक तरीके से उनके अभी भी वो कई बार एक तरीके से लेक्चर वगैरह डाल देते थे। तो वैसे तो पहले की बात करें वो अलग बात थी। और उनके द्वारा हमेशा से कोई जो इंसान है उसका हाफ नाम ले जाता था, जैसे निर्मला सीतारमण को निर्मला बोल दिया, ठीक है। निर्मला ने बजट जो है ऐसा प्रस्तुत किया। मैंने कहा पता नहीं निर्मला किसको बोल रहे हैं, तो देखा तो क्या, मैंने निर्मला सीतारमण को बोल रहे हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, तो नाम जो है पूरा लेना चाहिए नॉर्मली देखा जाए तो, अगर एक तरीके से कोई ऐसी पर्सनैलिटी, और हमेशा हाफ नाम लेना चाहिए, जैसे निर्मला सीतारमण, तो सीतारमण जी बोल सकते हैं। निर्मला बोल दिया तो उससे आदमी समझ नहीं पा रहा कि निर्मला कौन आ गई। तो मुझे एकदम इंसिडेंट याद आ गया। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और एक तरीके से हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर है। इनके द्वारा बोला गया था कि यहाँ पर मैंडेटरी करने की बात की गई कि जो बेसिकली साइड में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, साइड में भी कम से कम आप लोग को एयर बैग लेकर आने हैं। तो इनके 6 एयर बैग की बातें इनके द्वारा की गई कि एटलीस्ट 6 एयर बैग जो है वो गाड़ी के अंदर होने चाहिए, ताकि चीज़ों को बचाया जा सके। यानी कि किसी की अगर सोचो कि एक इंसान की जान बच रही है एयर बैग की वजह से, तो कितनी बड़ी बात है यहाँ पर ये। तो उसी के चलते बात निकल कर आई कि 6 एयर बैग एटलीस्ट यहाँ पर लेकर आओ। तो इसके चलते यहाँ पर जो व्हीकल बनाने वाली कंपनी है उनके द्वारा बोला गया ऐसे कैसे हो पाएगा भैया, क्योंकि अगर एयर बैग आप लोगों को लगाना है उसकी अलग से कॉस्ट बन जाएगी। अगर गाड़ी की कॉस्ट अगर बढ़ जाती है तो मार्केट में जो है उसकी बिक्री पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो 6 एयर बैग अगर आप लोग यहाँ पर लगाने को बोल रहे हैं, तो इसके आने वाले टाइम में 6 एयर बैग के हिसाब से आप लोग कॉस्ट बढ़ती यहाँ पर नजर आएगी, जिसको फिर मान लीजिए मार्केट में कंपटीशन जो है वो काफी कम होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। एक तरीके से अगर हम लोगों ने 6 एयर बैग लगा दिए, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर ये भी बोला गया कि एडिशनल जैसे 2 एयर बैग अभी देखने को मिलते हैं, 4 एयर बैग अगर और एक्स्ट्रा आप लोग लगा देते हो
तो यहाँ पर 17,600 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा बेसिकली जो गाड़ी खरीदने जा रहा है। देखिए वैसे अगर देखा जाए तो जो इतने पैसे अपना पे कर रहा है गाड़ी खरीदने के लिए, तो 17,000 और पे कर दे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि एक तरीके से दूसरी कॉम्पिटिटर गाड़ी जो है वो किस तरीके से उसको लेकर चल रही है, ठीक है। कई सारी और भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि इतना इतना प्राइस पड़ जाएगा, इतना प्राइस पड़ जाएगा, पर लेकिन रियलिटी में प्राइस कितने पड़े, इंसान की जान बचनी चाहिए, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर जो हालांकि ये गाड़ी बनाने वाली कंपनी है वो कह रही है कि भाई साहब इंटरनेशनल लेवल पर भी ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप लोग यहाँ पर 6 एयर बैग लगाइए, आपने नया कानून लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कंट्री गवर्नमेंट बोल रही है कि इंटरनेशनल लेवल पर इतने एक्सीडेंट नहीं होते जितने हमारे देश में होते हैं। हमारे देश में जो एक्सीडेंट होते हैं लगभग 5 लाख के करीब एक्सीडेंट होते हैं, उनमें से लगभग 1.5 लाख के करीब लोग जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो इकोनॉमी के ऊपर क्या ह्यूज इंपैक्ट पड़ता है, वो लोग होते हैं जो घर के कमाने वाले लोग होते हैं, उसकी वजह से क्या दिक्कतें होती हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे थोड़े ना अगर हम लोगों ने बना लिया और कल को इंटरनेशनल वाले हमारा कानून लेकर बेसिकली देख रहे हैं वाओ यार क्या कानून बना के हम भी इंप्लीमेंट करते हैं, तो डिफरेंट होगा, अच्छी बात होगी। पर लेकिन अपने देश में देखकर कि इंटरनेशनल लेवल पर कानून नियम नहीं बनाना चाहिए और प्राइस बढ़ जाएगा, वो सब चीजें सबसे बड़ी होती है जान। और ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में कि जान है तो जान है यार, पहले इंसानों की जान बचाओ ना। तो उसी के चलते यहाँ पर ये पूरा मुद्दा देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर हो सकता है आप लोगों को 6 एयर बैग देखने को मिले। मेरे हिसाब से तो होने चाहिए, आप लोगों के हिसाब से होने चाहिए नहीं होने चाहिए। कॉस्ट ज्यादा मैटर करती है फिर जान ज्यादा मैटर करती है, तो ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, देखता हूँ कौन कौन क्या क्या बातें यहाँ पर करता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी एयर बैग के बारे में। तो उसी के चलते यहाँ पर ये आर्टिकल भी आया था कि अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर जो कि नितिन गडकरी जी है, उनके द्वारा बोला गया भाई साहब 6 एयर बैग लगाओ वरना जो है तुम्हारी गाड़ी जो है सड़कों पर नहीं उतरने देंगे। और हाँ, ये नई गाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं आप लोग बोलने लगे पुरानी गाड़ी में भी लगा के देंगे क्या, नहीं, पुरानी वाली तो चल रही है, जैसे चलाते रहो उनको, नई वाली गाड़ी में चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहाँ पर एक नई तरीके से चीजें निकलकर सामने आएगी। और खासकर अभी नई नई गाड़ियां आ रही है ना, उसमें यहाँ पर ये चीजें इंप्लीमेंट करने की बात इसलिए बोली जा रही है क्योंकि आने वाले टाइम में और मॉडर्न चीजें चल रही हैं। अभी ड्राइवरलेस गाड़ी की बात कर चल रहे हैं, ड्राइवर तो है नहीं, मतलब उसका दिमाग खराब हो गया, पता चला मशीन का, वो गर्म हो गई गर्मी में, उसने ठोक दिया ले जाकर, कम से कम जान तो बच जाएगी। तो इस तरीके से इनका बेसिक पर्पज ये है कि इस तरीके चीजों को लेकर चला जाए। तो इसके चलते मोटर व्हीकल अमेंडमेंट रूल 2019 की बात भी यहाँ पर की जा रही थी, ठीक है। तो वो सारे चेंजेस करने पड़ते हैं जब ग्राउंड लेवल पर कोई चीजें लेकर आते हैं। तो ये सारी सिचुएशन है। बाकी पैसे को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए जान को, तो वो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, किसको क्या लगता है। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, तो आप लोग समझ सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि मतलब कि मैं जो बोलूंगा आप लोगों को वही बोलना जरूरी है, मतलब जो भी आप लोगों को लगता है वो आप लोग अपनी बातें बता सकते हैं और उसके हिसाब से फिर इंप्लीमेंट भी की जा सकती है अपनी लाइफ में। क्योंकि देखिए मैं बातें वही बोलूंगा जो कोटेशन स्टार्टिंग बोली थी ना, मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, पर लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल आकर फोर्स नहीं कर सकता। ये वॉलंटरी लेक्चर अपलोड कर दिया मैंने, छोड़ दिया, इसके बाद में आप लोगों को देखना पड़ेगा लेक्चर को कितना प्रेफरेंस आप लोग दे रहे हैं, ठीक है। आधे देख रहे हैं, आधे 2-2 बार देख रहे हैं, आधे ऐसे है कि जिनका छूट गया 10 दिन का 10 दिन का आकर निपटा रहे हैं, आधे कि छोड़ दे चलो जो हो गया हो गया। तो यार ये आप लोग की लाइफ है, आप लोग जैसे डिसीजन लोगे वैसे आप लोग की लाइफ बनती है और बिगड़ती रहती है। अगर अच्छे डिसीजन लेते हो तो अच्छी होती है, बुरे लेते हो तो बुरे लेती है। अब आप लोग डिसाइड कीजिए आप लोग अपनी लाइफ कैसे लेकर चलनी है, ठीक है। एक आर्टिकल है यहाँ पर एनआईए के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर में जो अटैक देखने को मिल रहा है उसका सर्वे किया जा रहा है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हमारे देश में काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है एनआईए। ये कॉन्स्टिट्यूशन गई थी एक एक्ट के थ्रू 2008 में, जिसके चलते ये कानून की एक एजेंसी आई हमारे देश में। ये एक कानून के थ्रू एजेंसी आई जो कि हमारी कंट्री में सोवरेनिटी को हट करे, हमारे देश की संप्रभुता को हट करे, उसको ये पकड़ के उसको मुर्गा बनाएगी, ठीक है। सिक्योरिटी को हट करे उसको तो ये मुर्गा बना के चलवाएगी भी, स्टेट की सिक्योरिटी को हट करे मुर्गा बना के लिटाएंगे भी, ठीक है। फ्रेंडली कंट्री के साथ में रिलेशन अगर खराब करे उसको मुर्गा लगा के पीछे से उसके मतलब एक तरीके से उसकी टुई लाल करेंगे बैठ बैठ के। एटॉमिक और इसी के साथ में न्यूक्लियर फैसिलिटी को कुछ दिक्कत पहुंचाने की कोशिश करे तो इन्हीं पे बैठा के उसको उड़ाया जाएगा। और कोई हमारे देश की करेंसी को अगर गलत करेंसी बनाए, उसकी मतलब फेक करेंसी बनाए, तो ऐसा उसको उसी करेंसी में लपेट कर जो नकली करेंसी बनाए उसका सुहा किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि हमारे देश में अगर कोई भी ऐसी हरकतें कोई करता है तो उसको रोका जाएगा। तो इसके बारे में बात की जा रही है। अगर बात करें इंप्लीमेंटेशन की, इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट कोई भी हो रहा है उसमें कोई हनन करता है तो उसको रोका जाएगा। टेररिज्म को रोकने का भी यहाँ पर काम इसके द्वारा किया जाता है। सेंट्रल काउंटर जो यहाँ पर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी इसको बोला जाता है। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में और इसी के साथ में हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू। क्या आप लोग इसमें से किसी सिटी में आते हैं? ये या फिर नो बताइए। तो आप लोग की सिटी में है ये नहीं है तो ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ये बेसिक बात यहाँ पर की जा रही है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसको दूर करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। एक यहाँ पर डील है जो कि रिसेंटली काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही है, इसको बोलते हैं बेसिकली ये एक फ्यूचर ग्रुप की डील थी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पार्टी हैं पावर में, एक है यहाँ पर अमेजन, एक है यहाँ पर जो बेसिकली रिलायंस और एक है यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप। तो रिलायंस ने स्क्रैप कर दिया डील विद फ्यूचर ग्रुप। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर ऐसा है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए दो पर्सन है, ए और बी, मैं आप लोगों को बोलूँ कि हम दोनों आपस में मिलकर काम करेंगे, अगर तीसरे पर्सन को तुम बीच में लेकर आओगे ना तो तुमको मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप लोग बोलो हाँ यार सही है, ऐसे मिलकर काम करते हैं तो एक दूसरे से परमिशन ले लेंगे अगर तीसरे किसी को लेकर आना है। पर लेकिन कल को चलकर पता चला कोई सा हम में से बेवफा हो गया, ठीक है, हम लोग तीसरे पर्सन को लेकर आ गए पर पूछा भी नहीं दूसरे से, तो ये क्या होगी, ये बेवफाई होगी। तो मैं क्या करूंगा, मतलब मैंने अगर कुछ ऐसा किया तो आप करोगे, आपने ऐसा कुछ किया तो मैं करूंगा, तो उसके क्या हो गया, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होंगे कि हमारा जो रिलेशन है वो ब्रेक होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो यही बातें यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। जब अमेजन के बीच में यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप की डील हुई थी, उस टाइम पर फ्यूचर ग्रुप ने अमेजन को बोला था कि भाई साहब कुछ भी होगा आगे चलकर हम तुमसे परमिशन लेंगे, क्योंकि तीसरे को अगर लेकर आना है अपने इसके बिजनेस के अंदर में तो फिर यहाँ पर हमको परमिशन लेनी पड़ती है एक तरीके से तीसरे से, जिसके साथ दूसरे से जिसके साथ हम लोग काम करें कि तीसरे को किसको लेकर आना है। तो अगर यहाँ पर अमेजन मना कर देगा कि यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप को नहीं लेकर आना और रिलायंस को नहीं लेकर आना है, तो रिलायंस को नहीं लेकर आना है। रीजन क्या है, रिलायंस जो है वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है यहाँ पर अमेजन का, ऑनलाइन सामान बेचता है रिलायंस भी। तो यहाँ पर इसने यही बोला था, ये डील के अंदर था कि यहाँ पर अमेजन के साथ में बेसिकली अगर बात की जाए तो ये डील थी कि प्रिवेंट किया जा सके यहाँ पर एक ऐसे को जो कि रिवाइवल एक तरीके से, ठीक है, जिसके साथ में ऑलरेडी यहाँ पर एक मतलब कि कंपटीशन हो। तो रिलायंस का और अमेजन का कंपटीशन है, तो फ्यूचर ग्रुप को यहाँ पर ये डील करनी थी रिलायंस के साथ में, तो वो डील जो है अभी स्क्रैप कर दी गई है क्योंकि कोर्ट में मैटर पहुंच गया। तो उसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज में रखा है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर 24,731 जो बेसिकली करोड़ रुपए की फ्यूचर डील थी, उसके बारे में न्यूज में, ठीक है। तो बेसिक थ्योरी क्या है वो आप लोगों के माइंड में अगर क्लियर है तो सही है, ओके। देखिए ये एक आर्टिकल मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा और थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करता है। हम लोग कई बार अपनी खुशियों के लिए बहुत सारी चीजें पकड़ कर रखते हैं, पशु पक्षी ये सारी चीजें, इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में अगर बात करें तो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगा मुझे। बात की जा रही है यहाँ पर दिल्ली के अंदर में, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर में असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें बहुत सारे पक्षी हैं, छोटे छोटे रंग बिरंगे टाइप के, उनको पकड़ लेते हैं। तो 1200 के करीब वैरायटी इंडिजिनस जो बर्ड्स थी उनको पकड़ रखा था, जो कि प्रोहिबिटेड है, उनको पकड़ना भी एक तरीके से कानूनन जुर्म है। तो पकड़ रखी थी तो उनको छुड़वाया गया यहाँ पर, तो ये काफी बड़ा है। और पेटा ने मिलकर यहाँ पर काम किया, ठीक है। पेटा की फुल फॉर्म क्या है आप लोग बताइए, PETA। हमारी कंट्री में कानून इसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वो भी यहाँ पर इन चीजों को बोलता है कि ऐसी हरकतें आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। और इसके चलते यहाँ पर हमारी कंट्री में बहुत सारी चीजें एक्सटेंट लेवल पर पहुंच गई हैं, पशु पक्षी है ना, एक तरीके से हम लोग मानव के जो इंटरफेयर रहता है उनकी जिंदगी में, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो ये गाने गाते होंगे जिंदगी बर्बाद हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग करते रहते हैं ऐसी हरकतें, इंसान होने के नाते हम लोग को लगता है हमारे पास में सारी पावर है, पर लेकिन ये गलत है, ठीक है। एक नया मुद्दा यहाँ पर निकल कर आ रहा है, दिल्ली के अंदर में 40 गांव के नाम चेंज करने की बात की जा रही है। दिल्ली जो बीजेपी के चीफ है उनके द्वारा बोला गया। तो बेसिकली बोला गया जैसे कि नाम भी कैसे कैसे आप लोग समझ जाओगे, जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है यूसुफ सराय हो गया, ठीक है, सराय काले खां हो गया, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर हौज खास हो गया, ये सारे मतलब जो कि इस तरीके के नाम है, ठीक है। तो उनका मानना है कि ये नाम जो है वो गलत रखे गए हैं, बाकी सही क्या है वो देखेंगे अभी। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल साहब ने तो बोला कि हम जो है ये काम खुद नहीं देखेंगे, स्टेट नेमिंग अथॉरिटी है वो देखेगी, अगर लगता है यहाँ पर कुछ गलत है नाम में किसी में वो चेंज करना है तो एनालिसिस करके चेंज करवा देंगे, ठीक है। तो ये है मुद्दा। ये अभी आप लोगों को पता है कि पक्षी जो है आज की डेट में बहुत ज्यादा एक तरीके से गर्मी की वजह से जूझ रहे होते हैं, तो थोड़ा सा काम करिए, डेली आप लोग इतना कर सकते हैं। चलिए मेरी फीस हो जाएगी, ठीक है, आप लोग ऐसा कर लेना, ठीक है। मैं फीस ले लेता हूँ ना, ये मेरी फीस है फीस मतलब जो भी माने आप लोग, जहां भी आप लोगों को लगे थोड़ा सा पानी रख देना, पेड़ लगा दो यार। एक अभी मानसून का मौसम आएगा आगे, तो जितने पेड़ लगा सकते हो पेड़ लगाना, ठीक है। कई जगह अभी घूम रहा हूँ तो जिससे गर्मी है तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बहुत सारी सिटी में हम लोगों ने डेवलप कर दी है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, पेड़ बिल्कुल गायब हो गए। तो ये ऐसी चीज देखने को मिलती है, तो हम लोग मिलकर ये काम कर सकते हैं ना, ठीक है। तो लिखा करो कि SLV आर्मी प्लांटिंग करी, हैशटैग लगा दिया करो ट्विटर के ऊपर, मेरे साथ में शेयर कर सकते हो अगर आप लोग कोई ऐसा महान काम कर रहे हो। महान काम है ये, रियलिटी में, मजाक मत करना इसको, ठीक है, मजाक में मत लेना, ठीक है। नई नई चीजें आ रही हैं, एक तो हमेशा कोशिश करो कि जो भी सामान आप लोग लो एक पर्टिकुलर अच्छी कंपनी का लो, ठीक है। कई बार क्या रहता है अगर गलत सामान ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या हुआ अभी आंध्र प्रदेश के अंदर में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी है वो एक तरीके से फट गई, और यहाँ पर जो एक इंसान था कमाने वाला अकेला, उसकी डेथ हो गई, और बच्चों की और जो वाइफ की कंडीशन भी क्रिटिकल है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो कल को चलकर ऐसी सिचुएशन बन जाती है। अभी एक वीडियो एक बच्चे के द्वारा लिंक शेयर किया था मुझे जीमेल ID पे, उसमें CNG की जो गाड़ी है उसमें CNG भरी जा रही है, और वो गाड़ी जो है पीछे का हिस्सा उड़ गया पूरा कंप्लीटली, ठीक है। तो कई बार ऐसी देखने को मिलती है, सब CNG किट लगवानी है आप लोगों को तो एक अच्छी कंपनी की लगवाओ, ठीक है। 5-7 हज़ार रुपए के डिफरेंस रहता है, पर लेकिन उसके चक्कर में आप लोग क्या करो, कल को चलकर ये हो जाए कि हाँ यार 5-7 हज़ार रुपए बचा ले, और फिर पूरी गाड़ी उड़ा के ले गई, तो किसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है, तो यहाँ पर बात की जा रही है हिजाब का मुद्दा, ये अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, तो अभी यहाँ पर फिर से न्यूज में आ रखा है, तो ये चली रही है दुनियादारी की चीजें।
इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर क्या है कि अभी बात की जा रही है, अभिजीत डोभाल साहब जो है फर्स्ट इंटरनेशनल इंटेलिजेंस जो है जो दिल्ली के अंदर होगी उसको हेड करेंगे। लगभग 20 देश यहाँ पर आने वाले हैं। रायसीना डायलॉग होते हैं यहाँ पर, इंटरनेशनल लेवल की बातें की जाती हैं, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अभी यहाँ पर जो रशिया के अंदर चीज़ चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए देखिए बहुत सारी चीज़ निकल कर सामने आएगी, तो देखते हैं कैसे कैसे सोल्यूशन उसका निकाल पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में बोले कि आर्मी इसके अगेंस्ट में नहीं है, ठीक है। अगर लगता है शांति है तो हम लोग उसको हटा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों ने कई बार देखा खूब प्रोटेस्ट होते हैं यहाँ पर, ठीक है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में। ये आप लोगों ने नाम सुना होगा इनका, मणिपुर के आइडन रेड्डी बोलते हैं इनको, इरोम शर्मिला। तो ये बेसिकली काफी लंबे समय से फास्ट पर रही यहाँ पर कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटा दिया जाए। तो इसके चलते भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं यहाँ पर अभी यहाँ पर आर्मी बोले कि हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग हटाना नहीं चाहते, अगर लगता है शांति है तो हटाओ ना। यहाँ पर अब शांति तो रखनी पड़ेगी ना, उसके लिए आप लोग गोली पे चलाओ और बोलो हटा दो तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उसके चलते यहाँ पर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी यहाँ पर। वैसे तो कई बार पढ़ा चुका हूँ पर लेकिन ये स्लाइड पे आप लोग देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, जिससे कई बार क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसको दूर करके आगे बढ़ना है, ओके। आगे बात करें, अरविंद केजरीवाल साहब जो है हिमाचल प्रदेश में पूरा दंगल मचाने पर तुले हुए हैं, तो देखते हैं कितना दंगल मचा पाते हैं। BA.2.12 स्ट्रेन आ रहा है यहाँ पर ओमिक्रॉन का, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी बन जाते हैं एग्जाम में, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखोगे तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कल को चलकर ऐसा होता है ना कि यहाँ एक तरीके का ये इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो इनके बारे में आप लोग के माइंड में अगर डाउट नहीं रहेगा तो सही रहेगा। और ये ओमिक्रॉन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। ओमिक्रॉन के ऊपर एक छोटी सी वीडियो भी मैंने बना रखी है, उसको आप लोग देखते हैं, जिससे कि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। अगर ओमिक्रॉन के बारे में आप लोग कोई भी डाउट होगा तो ओमिक्रॉन बाय वीर सर्च कर लेना, उससे आप लोग बिल्कुल समझ जाओगे ओमिक्रॉन के बारे में, ठीक है। अभी फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे बहुत ज्यादा न्यूज थे, मुझे पता नहीं मैंने क्यों देशों में घूम घूम कर ये बेसिकली दिखा रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। तो पता चला इलेक्शन है देश के अंदर में, तो इलेक्शन के चलते बेचारों को चक्करे काटने पड़ते हैं इनको, तो वो सारी चीजें हैं। यूक्रेन के अंदर क्या क्या हरकतें चल रही हैं आप लोगों को पता ही है, रशिया रुकने के लिए तैयार नहीं है और रुकेगा भी कैसे, यूएसए चाहते ही नहीं रुके, ऐसी चलती रहे। श्रीलंका के अंदर खस्ता हालत हो चुकी है, तो इंडिया ने भी हेल्प करने की बात की जा रही है। प्रोटेस्ट हो गया काफी ज्यादा, तेल को लेकर लड़ाइयां हो रही है वहां पर, बहुत सारे इशू बन रहे हैं यार, कैसे काम चलेगा, ठीक है। ये है बेसिकली बोला गया रेप का जो कानून है वो कई बार मिसयूज किया जाता है, तो जस्टिस BN श्रीकृष्णा के द्वारा ये बातें बोली जा रही है, नहीं कानून है हमारे देश में उसका मिसयूज कर लिया, तो वो एक गलत मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो जो जिस चीज के लिए बनाया गया उसी चीज के लिए उसको इस्तेमाल होना चाहिए, पर लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, तो कई बार इशू निकल कर यहाँ पर आता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, बात करने के बाद में पता चला IMF जो है उसने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला और रिड्यूस करने के लिए बोला है फ्यूल सब्सिडी, फ्यूल के ऊपर जो छूट दे रखा है उसको कम करो, ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक है। अफगानिस्तान की आर्मी के द्वारा ये काफी बड़ी बात है, अफगानिस्तान के अंदर मिलिटेंट के द्वारा फायर किया गया पाकिस्तान के आर्मी कैंप पर। ये वही लोग हैं जिन्होंने दूध पिलाया था इनको, भी ये सांप इन्हीं को काट रहे हैं, ठीक है। अभी कोविड-19 को अगर टैकल करना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीनोमिक सर्विलेंस, ये सारी बातों के बारे में बात की जा रही है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक तो सोलोमन आइलैंड के बारे में बात की जा रही है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, कोविड-19 की कितनी डेथ हो रही है उसको काउंट करने की बात की जा रही है, और कोयले के बारे में, ठीक है। ये आर्टिकल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसको टाइम लगेगा, इसको देख लेंगे। हालांकि कोयले का वही सारा इशू है, कोयले की कमी पड़ रही है, क्या क्या कोयले को लेकर हम लोग किस तरीके की चीजों को लेकर चल सकते हैं, वो सारे मुद्दे हैं कि अभी कोयले के बारे में अगर आप लोग इसके बारे में पढ़ना भी है थोड़ा सा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर जाकर आप लोग जो नहीं ये सेलिपीडिया, ठीक है, तो यहाँ पर जाकर कोल आप लोग सर्च कर लेना, तो ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं सारी चीजें जिससे GS पेपर में किस में आ रखा है वो सारी बातें आप लोग के सामने, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सोलोमन आइलैंड के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे कि आप लोग के माइंड में कंफ्यूजन दूर हो जाए। और बाकी यहाँ पर एक जो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि रसिया का जो जिसका नाम है मोस्कोव, ये एक पर्टिकुलर वेपन है जो कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। यूक्रेन की एक मिसाइल है जिसका नाम आप लोग याद रखते हैं, उसका नाम क्या है, मिसाइल का नाम है नेपच्यून, ठीक है। तो जिसकी वजह से न्यूज में आ गया था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बिगेस्ट जो वॉर टाइम लॉस हुआ रसिया को, तो यहाँ से हुआ ये, जिसकी वजह से न्यूज में था। तो याद रखिएगा इसका नाम पूछा जा सकता है, और रसिया की मिसाइल जिसने इसको हत्या चढ़ाया था, ठीक है। बाकी ये है यहाँ पर सुडोकू जो कि आप लोग यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर जो कि आज है सेकंड स्टार, इसको पोस्ट कर दूंगा। SLV कमांडो है यहाँ पर भगत सिंह, शानदार तरीके से आंसर दिए गए सारी चीजों के इनके द्वारा, देख सकते हैं डिटेल में जब आंसर देते हो आप लोग अच्छा लगता है, ठीक है। इस तरीके से पार्टिसिपेट करते रहना है। और जो अभी आर्टिकल बात कर रहा हूँ सोलोमन आइलैंड के बारे में, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो जिस किसी ने सुन लिया है वो स्किप कर सकता है, वैसे जिसने किसी ने नहीं सुना था अगर आप लोगों को लग रहा है सुनना चाहिए फिर से, तो आप लोग देखना, इसीलिए मैंने इसको एंड में लगाया ताकि आप लोग यहाँ पर एक तरीके से कंफ्यूजन न रहे आप लोगों को कि नहीं सुनना था, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग ले सकते हैं, तो पूरा एक आर्टिकल रहेगा डिटेल में, सारे माइंड में कोई डाउट नहीं रहेगा, क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगेन थैंक्स अ लॉट, जिस तरीके से आप लोगों ने विशेष भेजी है उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद।
अब ये जो आगे का पोर्शन इसको देख लेना, सुनना है कि ये स्किप करना है आप लोगों को, ठीक है, इसलिए मैं एंड में इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो थैंक्स अ लॉट फॉर लर्निंग। इसी तरीके से कनेक्ट रहिए और एंजॉय करते लाइफ को। ओके, ये बात कर रहा है सोलोमन आइलैंड के बारे में। सोलोमन आइलैंड जो है कुछ दिनों से काफ़ी न्यूज़ में है। आप लोगों को याद होगा मैंने 2-3 आर्टिकल भी आप लोगों से डिस्कस किए थे। जो शाम को वीडियो आती है हमारी 8 बजे नैनो मैगजीन, उसमें भी मैंने आप लोगों को ये आर्टिकल डिस्कस किया था। अभी इसके आगे कुछ और अपडेट आप लोगों के सामने देखने को मिलेगी। वो अपडेट क्या है वो भी बताऊंगा और पीछे की चीज़ें भी कवर करूंगा कि ये न्यूज़ में किस लिए है फिलहाल के टाइम पर, ठीक है। देखिए हुआ क्या था, सोलोमन आइलैंड जो है, पहले आप लोग उसकी लोकेशन देखिए, आप लोग समझ पाएंगे। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया के थोड़े से ऊपर जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर सोलोमन आइलैंड देखने को मिलेगा। इस सोलोमन आइलैंड के बारे में तो डिस्कस करूंगा यहाँ पर। एक यहाँ पर आप लोगों को नौरू देखने को मिल रहा है, ये भी न्यूज़ में है अभी रिसेंटली। और पपुआ न्यू गिनी भी न्यूज़ में है। इनके बारे में भी याद रखिएगा, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तब आप लोग इसको कनेक्ट कर पाओगे और फिर बोलोगे अच्छा यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक है। तो सारी बातें आप लोगों को कनेक्ट होती हुई नजर आएंगी। अभी क्या क्या बातें हैं पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हुआ क्या था रिसेंटली, अभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा ये बोला गया कि सोलोमन आइलैंड में वो अपनी एम्बेसी खोलेगा। काफ़ी लंबे समय पहले इन्होंने अपनी एम्बेसी बंद कर दी थी वहाँ पर लेकिन फिर से इनके द्वारा बोला गया कि हम लोग यहाँ पर एम्बेसी खोलेंगे। तो ये आर्टिकल मैंने आप लोगों का नैनो मैगजीन के अंदर डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा कि सोलोमन आइलैंड के अंदर में अमेरिका ने बोला कि अपना दूतावास खोलने जा रहा है। तो इसके चलते चाइना को टेंशन हो गई कि यहाँ पर आकर जो है इस एरिया में अब यहाँ पर यूएसए बैठने वाला है। बेसिकली दिक्कत क्या है आप लोगों को पता है ऑलरेडी एक क्वाड ग्रुप है जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए काम करते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर चाइना वैसे टेंशन में है। तो चाइना इसको टैकल करने का सोल्यूशन ढूंढ रहा था, तो उसको सोल्यूशन मिल गया सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड के साथ में चाइना ने बोला एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, और वो एग्रीमेंट ऐसा है कि सोलोमन आइलैंड के अंदर चाइना एक तरीके से ऐसे पैटर्न पे आ गया कि कल को चलकर अपना मिलिट्री बेस तक बना सकता है। ऐसी कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसके साथ में जो एग्रीमेंट साइन किया गया था वो अभी कंप्लीट हो रहा है, तो उसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया है। तो पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ जो कि आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, बड़ा ही प्यारा सा प्रीलिम्स के अंदर भी, और इसी के साथ में मैप बेस्ड क्वेश्चन निकल जाएगा। जैसे कि सोलोमन आइलैंड जो है यहाँ पर, ये एक नेशन है कहाँ पर, मेलेनेशिया के अंदर में, ठीक है। मेलेनेशिया के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी ये मेलेनेशिया क्या है उसके बारे में पहले आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आप लोगों को देखिए यहाँ पर कई सारे नीशिया देखने को मिलेंगे। एक को बोलते हैं माइक्रोनेशिया, एक को बोलते हैं मेलेनेशिया और एक को बोलते हैं पोलिनेशिया। तो ये सारे जो है पैसिफिक ओशन के अंदर में ये कल्चरल एरिया है अलग अलग, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मेलेनेशिया जो है वो आप लोगों को यहाँ पर जो एरिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये न्यू पपुआ गुनिया तक आप लोगों को वेस्ट में देखने को मिलेगा, टोंगा आइलैंड तक ईस्ट में, और इसी के साथ में यहाँ पर अराफुरा सी जो कि इसको आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर इंक्लूड होता है। ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के अगर आप लोग जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया के ये नॉर्मली ये हो गया आप लोगों का नॉर्थ और ये हो गया आप लोगों का बेसिकली ईस्ट। तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों को नॉर्मली ये सारे एरिया जो है लगभग देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइलैंड एरिया हो जाते हैं जो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं अलग अलग रीजन की वजह से। तो इसी के चलते यहाँ पर इस एरिया के बारे में बात की जा रही है। वैसे अगर आप लोगों को पता हो यहाँ पर ये मैंने बता दिया पैसिफिक ओशन के अंदर आता है, एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको बोलते हैं यहाँ पर ओशियाना, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी इंक्लूडेड होता है। तो मैप का ये एरिया आप लोगों का अगर क्लियर रहेगा तो कई सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे पाओगे और आप लोग कन्फ्यूजन में भी नहीं आओगे। कैपिटल की बात करें यहाँ पर अगर इसके बारे में, तो जो कैपिटल है वो है यहाँ पर होनेरा, ठीक है। होनेरा ये कैपिटल है जो कि आइलैंड है जिसका नाम है यहाँ पर ग्वाडन कैनाल। तो ग्वाडन कैनाल जो एक आइलैंड है उसके अंदर इसकी कैपिटल आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। मेलेनेशियन जो लोग हैं वो लगभग 30,000 साल से यहाँ पर रह रहे हैं आज की बात करें, और ये एक ऐसा है बेसिकली एक वोल्केनिक आइलैंड है जो कि एक कोरल एटोलोज भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि एक तरीके से आप अगर इसको बोले तो ज्योग्राफी में कोरल रीफ्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कुछ ऐसा सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, बीच में पानी है, साइड साइड में यहाँ पर इस तरीके से कोरल रीफ जो है वो इकट्ठे होते चले जाते हैं। तो इसको बेसिकली आप लोग यहाँ पर कोरल एटोल, ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर नाम देते हैं। तो ये कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर एक ऐसा पोर्शन हटकर ये यहाँ पर इस तरीके से एक छोटी सी एक लेक बना ले, इसको किस नाम से पुकारा जाता है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग इसका नाम बता सकते हैं? चलिए देखता हूँ कौन कौन बताता है, ठीक है। इसको बेसिकली लैगून बोलते हैं, ठीक है। जब एक ऐसा पोर्शन हटकर पानी से थोड़ा सा ऐसा हटकर इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाता है, इसको लैगून बोलते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। तो अभी मुद्दा क्या है? मुद्दा अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि चाइना ने बोला कि वो यहाँ पर अपनी क्या करेगा, अपनी आने वाले टाइम में यहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पर दिखाने वाला है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी जो मैंने अब तक आप लोगों को बताई। कुछ स्टैटिक पोर्शन था। अब जो आप लोगों को बताने वाला हूँ वो जो आर्टिकल के अंदर चीज़ें हैं वो आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी क्या है
चाइना ने भी 19 अप्रैल को साइन किया है काफ़ी बड़ा एग्रीमेंट जो कि सोलोमन आइलैंड के साथ में। तो इसके चलते यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को और यूएसए को जो है मिर्ची लग गई कि यार ये क्या है, ये तो हमारे पड़ोस में आकर बैठ गया। क्योंकि पैसिफिक ओशन के अंदर आप लोगों को पता है यहाँ पर अभी जो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान मिलकर अपना क्वाड्रिलेटरल ग्रुप चला रहे हैं। तो चाइना को लगा यार कुछ मुझे भी करना पड़ेगा वरना ये तो सिर पर नाचेंगे आकर। तो इसके चलते चाइना ने भी अपना पासा फेंका। चाइना बेसिकली सकूनी वाला काम कर रहा है, तो चाइना ने बोला मैं भी देखता हूँ आप लोगों को। तो चाइना के द्वारा यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी फोर्स तक अभी डिप्लॉय की जा सकती है। अभी ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। हालांकि देखिए ये साइन किया गया अभी 19 तारीख को, पर लेकिन मैंने आप लोगों से आर्टिकल पहले ही डिस्कस कर लेता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लीक हो गई थी ये बातें, ठीक है। यानी कि ये जो बेसिकली जो एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है इसका ड्राफ्ट लीक हो गया था, लोगों को पहले ही पता चल गया था। तो उसके चलते यहाँ पर पहले से आर्टिकल आने स्टार्ट हो गए थे। तो देखिए इससे फायदा हो गया, एग्रीमेंट बाद में साइन हुआ और हमारे आर्टिकल पहले से ही कवर हो गया, ठीक है। अब आगे की बातें सुनते हैं, आगे क्या देखने को मिलेगा। अभी जो सोलोमन आइलैंड है यहाँ पर बेसिकली जो सोलोमन आइलैंड है वो रिक्वेस्ट कर सकता है पुलिस और मिलिट्री दोनों। अगर सोलोमन आइलैंड के अंदर कल कोई दिक्कत होती है, कोई प्रोटेस्ट होता है, दंगे होते हैं जो कि पास्ट में कई बार होते रहते हैं, तो यहाँ पर चाइना से वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई साहब यहाँ पर आकर शांति बैठा दो, यहाँ पर आकर बेसिकली जो है एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दो। तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है। और एक आइलैंड है गुआम जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है। और इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन जो कि यूएसए का नेवल बेस भी यहाँ पर देखने को मिलता है गुआम आइलैंड पे। तो ये काफ़ी सरप्राइज वाली बात हो जाती है कि यहाँ पर पड़ोस में आकर चाइना बैठ गया। तो इसके चलते आने वाले टाइम में दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। बेसिकली इस रीजन में एक दूसरे के सींग लड़ सकते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो जैसे ही पता चला चाइना यहाँ पर ये एग्रीमेंट साइन कर रहा है, तुरंत यूएसए के द्वारा अपना इंडो पैसिफिक कोऑर्डिनेटर जिनका नाम है कोर्ट कैंपबेल, इनको भेज दिया सोलोमन आइलैंड में और जाकर बोला कि जाओ पूछ के आओ कि सोलोमन आइलैंड ने ये सारी बदतमीजी क्यों काटी है, इस तरह की हरकतें क्यों की है, और हम लोग यहाँ पर अपनी एम्बेसी ओपन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है। तो इसके चलते चाइना बोला कि ये फालतू की मुद्दे मत उठाओ। चाइना ने बोला ये इस तरह की हरकतें मत करो, मैं तो जो कर रहा हूँ करूँगा ही, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को टैकल करने के लिए लग चुका हूँ। मैंने ऑलरेडी जिबूती में अपना बेस बना दिया है, सोलोमन आइलैंड में मैं मिलिट्री भेज सकता हूँ यहाँ पर। तो चाइना जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें पैरेलल में लेकर चल रहा है कि कैसे इंडो पैसिफिक रीजन में, जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं, चाइना चिढ़ता है कि इंडो पैसिफिक क्यों बोलते हो, इसको एशिया पैसिफिक बोला करो। क्यों? क्योंकि इंडो में इंडिया आ जाता है। तो इसके चलते आप लोगों को यहाँ पर चीज़ देखने को मिलेगी। तो हालांकि सोलोमन आइलैंड की जो गवर्नमेंट है वो बोल रहे हैं कि ये जो एग्रीमेंट है ये चाइना का कोई मिलिट्री बेस नहीं बनाने देगा। पर लेकिन यार तुम मिलिट्री बुला रहे हो, जहाँ जा रहा है माल भर भर के वहाँ पर बेस बनाने में क्या है, कल को तुम्हारे कान पर तमाचे मारकर चाइना बोल देगा जरा सी देर में कि कल को चलकर हमारे टैंक और मिसाइल यहाँ पर रखेंगे हम, ठीक है। क्या कर लोगे तुम ये बताओ, जरा से तो तुम देश हो। चलिए जो भी है, तो चाइना जो है वो यहाँ पर आने वाले टाइम में अपने काफ़ी अच्छे से ऐसे प्लान लेकर चल रहा है। पाकिस्तान उसके कंट्रोल में ही है पूरा का पूरा, उसको खरीद चुका है। कंबोडिया के अंदर इक्वेटोरियल जो गुनिया है उसके अंदर, अटलांटिक ओशन में भी यहाँ पर प्रेजेंस है। आप लोग देख सकते हैं जो पाकिस्तान के द्वारा अभी पाक ऑक्युपाइड एरिया है उसमें चाइना की प्रेजेंस हो चुकी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू, ठीक है। इसी के साथ में तजाकिस्तान के थ्रू यहाँ पर जो बेसिकली वखन कॉरिडोर है उसमें लिंक कर रहा है अफगानिस्तान को और जिंगजियान वाले रीजन को, ताकि वहाँ पर चलकर कोई कल को दिक्कत ना देखने को मिले। तो चाइना एक वेल प्लान्ड वे में अपनी चीज़ों को सेटल करता हुआ चल रहा है। और तुम लोग जो है लड़ते रहो, बोलते रहो फालतू की बातें, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये अपनी चीज़ें जो है वो सेटल करके चला जाएगा और ये देखते रह जाएंगे कि हाँ ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या हो गया, ठीक है। और चाइना काफ़ी एग्रेसिव वे में काम भी करता है, आप लोगों को पता है। ये जहाँ पर जाता है फटाफट निपटाकर साइड में निकल लेता है। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अभी चाइना है, शी जिनपिंग जो है वो बोल रहे हैं कि ईस्ट इज़ राइजिंग एंड वेस्ट इज़ डिक्लाइनिंग। यानी कि ईस्ट और वेस्ट का क्या मतलब है, एक टाइम ऐसा था जैसे कि यूरोप हो गया, ठीक है, ये यूएसए हो गया, इनका एक तरीके से डंका बजा करता था। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर डंका जो है चाइना का बज रहा है और इंडिया का बज रहा है। तो ये इस तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बनाओगे तो ये वाला रीजन जो है इसको बेसिकली वेस्ट बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेस्ट साइड में है और यहाँ पर ये ईस्ट हो गया। पहले टाइम में क्या था, मैक्सिमम यूरोपियन कंट्री ने इस वाले रीजन को रूल किया है। मतलब क्या, आप लोगों ने देखा 200 साल तक हमारे ऊपर अंग्रेजों ने रूल किया है। 100 साल तो हम लोग को यही समझने में लगे कि हाँ हम लोग गुलाम बन गए, ठीक है। 1857 की क्रांति के चलते हमको समझ में आया अरे यार हम तो गुलाम बन गए। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल निकाल के ले गए, अपने वहाँ पर सामान बनाया, फिर हमारे यहाँ पर लाकर बेच दिया। तो ऐसी हरकतें इनके द्वारा काफ़ी लार्ज स्केल पर की गई है। तो ये सारे मुद्दे आप लोग समझ सकते हैं, ये सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिले। तो अभी उन्हीं सब मुद्दों को आप लोग आगे लेकर चल सकते हैं। ऐसे ऐसे इश्यूज जब देखने को मिलते हैं सोसाइटी में, तो यहाँ पर आने वाले टाइम में क्या क्या हरकतें देखने को मिल सकती है। तो इसके चलते यहाँ पर हर एक कंट्री ने अपना अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले बोलते थे वेस्ट का डांका बजता था, पर लेकिन अब चाइना इस लेवल पर आ गया कि वेस्ट को चुनौती देने के लिए तैयार है। और रसिया भी चाइना की गोद में आकर बैठ गया है, जो एक पावरफुल कंट्री हुआ करता था जिसके साथ में यूएसए की बेसिकली सींग लड़ा करते थे, वो आज की डेट में चाइना का लगभग सबऑर्डिनेट पार्ट बन गया है। ऐसा आप लोग देख सकते हैं, चाइना के बिना सर्वाइव नहीं करेगा आज की डेट में यूएसए।
कहीं ना कहीं यूक्रेन वार ने और यहाँ पर इसको उस डायरेक्शन में धकेल दिया है। तो यहाँ से एक अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि किस डायरेक्शन में अभी फिलहाल जो है वो चीज़ें बह रही हैं। और मनमोहन सिंह जी का जो आर्टिकल है उन्होंने बोला है कि ग्लोबल ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर आज की डेट में देखो, यूक्रेन वॉर ने जो इंडिया और यूएसए के रिलेशन थे उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। एस जयशंकर साहब की स्टेटमेंट आप लोग देखोगे ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा उन्होंने कितनी खरी खोटी सुनाई है खुलेआम, बिना किसी से डरे हुए। तो यहाँ से एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि इंडिया जो है उसका कद भी बढ़ रहा है और इंडिया अपनी खुद की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ले लो, कह रहा है कि हमसे बढ़िया तो हमारा पड़ोसी देश है, उसको कोई कुछ बोलता नहीं है। कह रहा है रूस से भी व्यापार कर रहा है, वो चाइना से भी व्यापार कर रहा है, वो यूएसए से भी व्यापार कर रहा है, कह रहा है उसको कुछ बोलता ही नहीं है और हमको बोल रहे हो कि तुम ये कर लो। तो इस तरीके की बातें आप लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी एक स्ट्रेटजिक पॉलिसी का पार्ट है जिसको हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो इसीलिए चाइना बोल रहा है कि जो वेस्ट का जो एक तरीके से डिक्लाइन हो रहा है और जो ईस्ट बढ़ रहा है, तो आने वाले टाइम में चाइना इसमें सेंट्रल स्टेज में अपना रोल प्ले करना चाहता है। चाइना की एक और हरकत बताऊं आप लोग, यहाँ पर आप लोग सुनकर इसको भी हैरान होंगे। चाइना बोलता है कि यूनिपोलर नहीं होना चाहिए, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। मल्टीपोलर मतलब यानी कि यूएस से भी एक बड़ी ताकत है, इधर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला यूके ताकत है, फ्रांस ताकत है, जर्मनी ताकत है, इधर यहाँ पर इंडिया भी ताकत है और चाइना भी ताकत है। ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। तो दुनिया में चाइना बोलता है कि यूनिपोलर नहीं होना चाहिए, बस यूएसए के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है, मैं भी हूँ यहाँ पर, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। पर लेकिन जब सेम बात एशिया में आकर बोलते हैं कि हाँ यहाँ भी मल्टीपोलर होना चाहिए, तो चाइना बोलता है नहीं, एशिया में बस मुझे ही रहने दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं रखूंगा बस, इसीलिए बोला है सेंटर स्टेज में अपने आप को लेकर आना चाहता है। ये ऐसी हरकतें चाइना की देखने को मिलेगी। तो इसलिए बार बार कभी इंडिया के साथ में उल्टी सीधी हरकतें करता है, कभी किसी देश के साथ में। तो ये इसका रेगुलर पैटर्न है जो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अभी ये पूरा एक आर्टिकल जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया सोलोमन आइलैंड के बारे में, और यहाँ पर माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया के बारे में डिस्कस किया, सोलोमन आइलैंड के बारे में यहाँ पर बातें की, ओशियाना क्या है उसके बारे में थोड़ा जाना। इसी के साथ में आप लोगों यहाँ पर ये पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये लेगून क्या होता है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरीके से। ये कुछ बातें मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को इसलिए बताई ताकि बेसिक चीज़ें भी आप लोगों के साथ साथ में क्लियर होती रहे और कोई भी डाउट आप लोगों को देखने को न मिले। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, रेगुलर जैसे मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन देता हूं तो उन क्वेश्चन को आप लोग लिख सकते हैं 2 जगह। एक तो आप लोग यहां पर लिख सकते हैं, बेसिकली ये एक ग्रुप है जिसमें लगभग 64,000 से भी ज़्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर रेगुलरली बच्चे अपना क्वेश्चन सब पोस्ट करते हैं, तो आप लोग भी यहाँ पर अपना क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर। ठीक है। दूसरा है, आप लोग जा सकते हैं कहाँ पर, आप लोग जा सकते हैं फेसबुक ग्रुप के ऊपर। फेसबुक का भी ग्रुप है, यहाँ पर आंसर राइटिंग आप लोग कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर दोनों जगह भी आप लोग पोस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर राइटिंग होनी चाहिए बेसिकली, और आप लोगों का एक रिव्यू होना चाहिए आंसर का। ठीक है। तो ये था काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।